गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी पढ़ाई के लिए मैं आपके लिए रोजाना आपके लिए वन शॉट वीडियो डाल रहा हूं चैप्टर्स के, और शाम को डाल रहा हूं वन लाइनर क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे, ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल भी होगी। और देखिए, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो ज्यादा मुझे खुशी ये होगी कि आप उस वीडियो को देखें, समझें, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज मैं चैप्टर लेकर आया हूं द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया, सेकेंडरी क्रिया, उसके बारे में हम बात करेंगे क्विक। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो द्वितीयक क्रिया होती क्या है, क्योंकि समझिए, प्राथमिक क्रिया क्या होती है कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को हम सीधा उपभोग में ले लें, उसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। लेकिन द्वितीयक क्रिया क्या होती है कि प्रकृति से प्राप्त जो भी कच्चा माल होता है, जो भी कच्चा माल होता है, उसका हम रूप परिवर्तन कर दें। क्या कर दें? रूप परिवर्तन कर दें। रूप परिवर्तन कैसे होगा? तकनीक के माध्यम से होगा, या तो हाथ के द्वारा या मशीन के द्वारा। और उसका मूल्य बढ़ा दें तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रिया कहते हैं। मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं बार बार कि मैं कुछ लिखने से ज्यादा कुछ बोलूंगा, जो चीजें बोलूंगा उनको भी सुनिए। जैसे मान लीजिए आप लकड़ी है, लकड़ी से आपने क्या बना ली? कुर्सी बना ली। तो ये कुर्सी किसमें आ गई? द्वितीयक क्रिया के अंदर आ गई। गेहूं है, गेहूं आप लाए, उससे आटा बना दिया तो वो भी महंगा हो गया, आपने उसका तकनीक में बदल दिया तो वो भी आपकी द्वितीयक क्रिया के अंदर आ गई है। अच्छा, द्वितीयक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया है। द्वितीयक क्रियाओं को कौन कौन से भाग है देखिए आप। द्वितीयक क्रियाओं में पहला है विनिर्माण। देखिए, विनिर्माण को हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर विनिर्माण क्या है, निर्माण क्या है। मैं एक बार बताना चाहूंगा, आप समझिए। पहली बात तो विनिर्माण को समझने से पहले इसकी इंग्लिश अपन देखते हैं। इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। जबकि प्रसंस्करण को बोलते हैं अपन प्रोसेसिंग, और जबकि निर्माण को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब देखिए, विनिर्माण का मतलब क्या होता है? विनिर्माण का मतलब होता है छोटी से छोटी वस्तु या फिर किसी बड़ी वस्तु का हाथ से या मशीन के द्वारा निर्माण करना, यानी वस्तु का उत्पादन करना। हाँ? यानी छोटी से छोटी वस्तु भी हो सकती है, कोई सुई भी हो सकती है, छोटी से छोटी वस्तु, या फिर कोई बड़ी वस्तु भी हो सकती है, जैसे कोई वायुयान हो। छोटी वस्तु को आपने हाथ से बना लिया, बड़ी वस्तु को आपने किसी मशीन या तकनीक से बना लिया, तो वो विनिर्माण में आता है। अब प्रसंस्करण में क्या आता है? एक प्रोसेसिंग। जैसे हम आप 12th क्लास पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने आए, तो प्रोसेसिंग हुई है, आपने फर्स्ट टेस्ट दिया है, सेकंड टेस्ट दिया है, एक प्रोसेस चला है। तो वैसे ही मान लीजिए सूती वस्त्र बनाएंगे, पहले सूत काटेंगे, सूत से आप धागा बनाएंगे, और धागे से क्या बनाएंगे? आप सूती वस्त्र बनाएंगे। तो ये एक प्रोसेसिंग के अंदर आता है। तो ऐसे उद्योग इसमें लिए जाते हैं। और निर्माण में लिया जाता है भवन निर्माण या फिर सड़क निर्माण। जो भी कार्य होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो इसमें आता है। मुझे समझ, आप समझ रहे हो, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। हाँ? ये वस्तु का निर्माण है, जबकि इसके अंदर भवन और सड़क का निर्माण है। आगे देखते हैं आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योगों की विशेषताएं। विशेषताएं कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? यहाँ पर एक वस्तु का उत्पादन किया जाता है। और चूंकि एक वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जिससे उस वस्तु की गुणवत्ता बढ़ती है और कीमत कम होती है। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं पहले कौशल एवं वस्तु का विशिष्टीकरण। इन इन जगहों पर कौशल भी विशिष्टीकरण होता है, यानी जैसे कुशल होगा तो कुशल कौशल होगा, और वस्तु भी विशिष्ट होती है, यानी एक ही वस्तु का उत्पादन होता है। उससे होता क्या है? उस वस्तु की गुणवत्ता बढ़ती है, तो ठीक है, और गुणवत्ता के साथ उस वस्तु की कीमत भी कम हो जाती है। यंत्रीकरण, चूंकि अब बड़े पैमाने के उद्योग की बात करें तो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, तो सारा काम यंत्रों से होता है, मशीनों से होता है, हाथ से नहीं होता है। प्रौद्योगिकी नवाचार, ये मोस्ट है, ये आ जाता है कि प्रौद्योगिकी नवाचार किसे कहते हैं। प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब होता है कि किसी जो बड़े उद्योग होते हैं उसमें तकनीक का प्रयोग तो कर रहे हैं आप, लेकिन तकनीक का प्रयोग करके साथ में ही आपको पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। अभी जो वर्तमान में उद्योग हो रहे हैं उसमें हम पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं, तो इसी को इसलिए कहा गया है कि ऐसे बड़े पैमाने के उद्योग जिसमें तकनीक के साथ साथ में पर्यावरण को भी ध्यान में रखते उद्योग लगाए रहते हैं, उसे प्रौद्योगिकी नवाचार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? संगठनात्मक ढांचा इनका कैसा होता है? जटिल तकनीकी तंत्र होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, विशिष्टीकरण की बात कर चुके हैं, बड़े संगठन अधिकारी से संपर्क किया जाता है इसके अंदर। ठीक है। और सरकार की नीतियां होती, ये इसके अंदर पॉइंट्स आगे जाता। ये संगठनात्मक ढांचा होता है बड़े उद्योगों का। अनियमित भौगोलिक वितरण। देखिए, अनियमित भौगोलिक वितरण का मतलब देखिए, जो बड़े उद्योग होते हैं वो ऐसा नहीं कि हर जगह मिल जाएंगे आपको, ये विश्व के 10% भूभाग पर ही मिलते हैं। तो बड़े उद्योगों की जो स्थापना होती है वो पूरे विश्व में देखें तो बहुत कम भागों में होती है, इसलिए इसको अनियमित भौगोलिक वितरण में शामिल किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट देखिए, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक।
इन कारकों की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने आप को बिजनेसमैन मानिए। जैसे मान लीजिए मुझे फैक्ट्री लगानी है, चीनी की लगानी है, तो पहले मुझे क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल क्या है? गन्ना है, ठीक है। तो मुझे कच्चा माल चाहिए, पहली बात अपन तो काउंट करते हैं। फिर मुझे क्या चाहिए? उस कच्चे माल को अगर बनाना है तो मुझे उसके लिए शक्ति चाहिए, यानी ऊर्जा चाहिए, ठीक है सर, ऊर्जा भी चाहिए। मुझे उसके लिए श्रम चाहिए, है ना, यानी मजदूर चाहिए, ठीक है, शायद श्रम भी चाहिए। आप उस तैयार माल को बेचेंगे, आप कहीं लेकर जाएंगे तो परिवहन के साधन भी चाहिए, आपको बाजार भी चाहिए, तो ये सब चाहिए। तो देखिए, कच्चे माल की प्रभावित करने वाले कारक रटना नहीं है, पहले कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता होनी चाहिए। जैसे अब लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो वह मैग्नीज चाहिए, आपको इसके अंदर लोहा चाहिए, तो वहां तक की अभिगम्यता होनी चाहिए, बाजार तक पहुंच होनी चाहिए, बाजार पास में होना चाहिए, श्रम आपूर्ति तक पहुंच होनी चाहिए। इसको आप भी समझ सकते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार है, उसका विकसित होने का कारण क्या है? कि वहां पर यूपी और उड़ीसा से सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है, ये कारण है, यहां पर समझिएगा, है ना। अच्छा, शक्ति के साधनों तक पहुंच होनी चाहिए। एक उद्योग होता है जैसे एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग के लिए शक्ति के साधन, क्योंकि उसमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है ना, तो इसलिए शक्ति के साधनों की पहुंच भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां तो बहुत बड़ा प्रभावित करेगी, क्योंकि सरकारी नीतियों में आपको भूमि सस्ते दर पर मिलेगी। सरकार की कुछ योजनाएं होती है जो 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 बिजनेसमैन होते हैं उनको प्रोत्साहित करती है। मेक इन इंडिया है, मेक इन राजस्थान है, आपने देखा होगा, इसमें प्रवासी राजस्थानियों को बुलाया गया था। तो ऐसी योजना है, वहां पर उद्योग लगाने के लिए प्रभावित करती है आपको। परिवहन एवं संचार, बिल्कुल आप तैयार, आपको कच्चा माल लेकर आना है फैक्ट्री तक, उसके लिए परिवहन चाहिए, बात करनी है, संचार चाहिए। और उस तैयार माल को आपको कहां बेचना है? आपको बाजार भेजना है, उसके लिए भी चाहिए। समूह अर्थव्यवस्था तक पहुंच, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समूह अर्थव्यवस्था। इसको यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई जगह है, यहां पर मैंने एक बड़ा उद्योग लगा दिया। अब इस उद्योग लगा दिया, यहाँ मजदूर रहेंगे, तो यहाँ पर मजदूरों के लिए एक बस्ती बन जाएगी, इनके बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ विद्यालय खुल जाएंगे, यहाँ पर आने के लिए परिवहन के साधन हो जाएंगे। तो जब एक बड़ा उद्योग लगता है तो वो बड़ा उद्योग अपने साथ साथ में छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म देता है ना। इसी को ही हम समूह अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर एक मंदिर बन जाता है, जैसे अभी राम मंदिर बना है, जैसे आप मान लीजिए, तो वो वहां पर क्या करेगा? अपने साथ छोटी छोटी अर्थव्यवस्था को जन्म देगा, पर्यटन को जन्म देगा, बस्तियों का निर्माण होगा, वहां पर काफी अलग सुविधाएं होगी। तो ये एक समूह अर्थव्यवस्था के अंदर इसमें आता है। आप इसके अंदर, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट, ये काफी अच्छा है, स्वच्छंद उद्योग और फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं? और मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, आप देखिए, स्वच्छंद उद्योग, फुटलूज, इसके पाउंड लूज होते हैं, यानी जो एक जगह टिकता नहीं है। तो ये उद्योग क्या होते हैं? इन उद्योगों के लिए कच्चा माल, बाजार या श्रम से कोई प्रभावित नहीं होते हैं, ये कहीं भी लग जाएंगे। नाम ही है, स्वच्छंद है, बिल्कुल कहीं पर भी घूम सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। स्थापना कहीं भी कर लीजिए, सुविधानुसार कहीं भी कर लीजिए। पुर्जे जो होते हैं, पुर्जे, अब यहाँ कच्चा माल क्या होता है, इनकी पुर्जे होते हैं, ये भी कहीं से भी मिल जाते हैं। प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, सबसे खास बात, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। और सड़क महत्वपूर्ण कारक होता है। परिवहन के साधनों में हम वायुयान काम नहीं लेते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सड़क है। और इसकी उदाहरण है मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। मैं बेटा थोड़ा तेजी से बोल रहा हूं, तो आप समझिए, आपको चैप्टर जल्दी करना है, तो मैं आपको सारी टॉपिक्स पहले लिख चुका हूं, आप इसको देख लीजिएगा। उद्योगों का वर्गीकरण बड़ा खास है, आकार के आधार पे। देखिए, हम चार पांच करेंगे आकार के। पहला, कुटीर उद्योग। देखिए, कुटीर उद्योग घरेलू उद्योग का नाम है, तो ये पहली बात तो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, कुटीर उद्योग। दूसरी बात, इसमें होता क्या है? इसमें घर के ही लोग सदस्य काम करते हैं, कम पूंजी के साथ काम करते हैं, तकनीक भी कम होती है, और स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, समझिएगा, पास के कच्चे माल का उपयोग करते हैं। अब मुझे इसमें लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप समझिए कि परिवार के सदस्य ही काम करते हैं, कम पूंजी होती है, कम तकनीक होती है, और स्थानीय कच्चे माल का उपभोग करते हैं। और फिर क्या करते हैं? जो तैयार माल होता है उसको पहले तो खुद के काम लेंगे, और जो बच जाएगा उसको बाजार में बेच देते हैं। जैसे मान चटाई निर्माण कर रहे हैं, मटके निर्माण कर रहे हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। छोटे पैमाने के उद्योग इनसे बड़े होते हैं, यानी इसमें परिवार के सदस्य तो काम करते ही करते हैं, परिवार के सदस्य तो काम करते ही करते हैं, साथ में कुछ औरों को, मजदूरों को भी इसमें ले लिया जाता है। और वो मजदूर क्या होते हैं? वो कुशल होते हैं या अर्धकुशल होते हैं। पूंजी थोड़ी ज्यादा होती है, तकनीक थोड़ी ज्यादा होती है, और स्थानीय कच्चे माल का उपभोग करने के बाद में उसको स्थानीय बाजार में बेचते हैं, जैसे यहां बेचा था, और साथ में पास के बाजारों में भी बेच देते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? बड़े पैमाने के उद्योग। नाम से स्पष्ट है, ये वहां पर होंगे जहां विशाल बाजार मिलेगा, उच्च तकनीक मिलेगी, अधिक पूंजी मिलेगी, हाँ,
और वहां पर ये मान लीजिए आप ऊर्जा का अधिक उपयोग होगा, वहां पर ये होंगे। वस्तु विशिष्टीकरण का गुण पाया जाएगा और श्रम विशिष्टीकरण का गुण पाया जाएगा। बड़े बड़े कारखाने होंगे, यहाँ की विशेषता होगी। अगला देखिए आप, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। हमने पहला किया आकार के आधार पर, हम उद्योगों का वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लियर है। तो कृषि के आधार पे, यानी ऐसे ऐसे उद्योग जिसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए हम शक्कर की बात करें, चीनी की बात करें तो गन्ना चाहिए, हम अगर सूती वस्त्र की बात करें तो कपास चाहिए, तो ये इस पर हो गया। ऐसे उद्योग जिसपे कच्चा माल खनिज से मिलता हो, तो ये दो प्रकार के हैं, एक तो है धात्विक और एक है अधात्विक, ठीक है। अब धात्विक भी दो प्रकार के हैं, एक है लोह और एक है अलोह। तो आपके लोहों में कौन से होंगे? लोहों में आएंगे आपके पास में लोहा इस्पात उद्योग। हम उद्योगों की बात कर रहे हैं इसलिए लोहा इस्पात, जबकि यहां पर क्या आ जाएगा आपका, तांबा उद्योग आ जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए रत्न आभूषण उद्योग है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। और जबकि अधात्विक में क्या आएगा, अधात्विक में लास्ट में ग्रेनाइट है, आपके संगमरमर है ना, चूना पत्थर, वो सब इसमें आ जाएंगे। रसायन आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिसके लिए प्राकृतिक रेशे से रसायन प्राप्त मिल जाता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से रसायन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए नमक है, गंधक है, ठीक है, आपके पास में कृत्रिम रेशा है या फिर प्राकृतिक रेशा है या फिर प्लास्टिक का निर्माण है, ये सब क्या होंगे आपके रसायन आधारित उद्योग हो जाएंगे। वन आधारित, जिसमें कच्चा माल वन से मिल रहा हो, जैसे लाख हो गया, लकड़ी हो गया, ये इसमें आ जाएगा। पशु आधारित, जिसमें कच्चा माल पशुओं से मिल रहा हो, जैसे मान लीजिए चमड़ा उद्योग हो गया, ऊन उद्योग हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, वो सब किसमें आ जाएगा, पशु आधारित आ जाएगा। आगे हम देखते हैं उत्पाद के आधार पर, तीसरा उत्पाद, मूलभूत या आधारभूत उद्योग। देखो ये बहुत मोस्ट है, समझिए आप। आधारभूत उद्योग का मतलब ऐसे उद्योग जो खुद तो अपना निर्माण कर रहे हैं, उत्पाद तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करा रहे हैं, नाम से है आधारभूत उद्योग। यानी ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। क्या उपलब्ध कराते हैं? कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कराते हैं कहते हैं। और इसमें कौन सा आएगा? लौह इस्पात उद्योग इसका उदाहरण होगा, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट है उपभोक्ता सामान उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिसको प्रत्यक्ष रूप में उपभोक्ता सीधे ही उपभोग में ले लेता है, सीधा ही काम में ले लेता है। उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप में सीधा ही उस सामान को काम में ले लेता है। जैसे मान लीजिए बिस्कुट हो गया, चाय हो गई, तेल हो गया, वो सब इसमें आ जाएंगे। स्वामित्व के आधार पर, पहला है निजी, यानी जिसमें ऐसे उद्योग जिसमें किसी निजी व्यक्ति या संगठन का अधिकार होता है। ज्यादातर ये किसकी विशेषता होती है? ये पूंजीवादी देशों की विशेषता होती है, पूंजीवादी देशों की विशेषता होती है। संयुक्त क्षेत्र, जिसमें संयुक्त के साथ में निजी के साथ में सरकार का भी अधिकार होता है, जैसे हमारे रोडवेज है या फिर मारुति उद्योग है, इस तरीके से सरकार का भी कुछ अंश होगा और निजी का भी एक अंश होगा। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग जो होते हैं, इसमें पूर्णतः सरकार के होते हैं, सरकार के अधीन होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बात करें, अन्य जो कई उद्योग हैं, और ये वैसे किसके पाए जाएंगे आपके पास में? जैसे ये पूंजीवादी उद्योग की विशेषता होते हैं निजी, वैसे सार्वजनिक किसके पास जाएंगे? साम्यवादी देशों की। जैसे मान लीजिए हम चीन की बात करें, वो साम्यवादी देश है, तो वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र का या सार्वजनिक उद्योगों का बोलबाला है। भारत में कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, मिश्रित, इसलिए भारत में संयुक्त क्षेत्र पाया जाता है। आगे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना कीजिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। कैसा? देखो नाम से स्पष्ट है, यहां पर उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता है इन उद्योगों में, और वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग शोध के साथ में कोई भी वस्तु बनाएंगे तो वैज्ञानिक शोध होगा, इंजीनियरिंग शोध होगा, उससे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। उच्च दक्ष एवं विशिष्ट सफेद कॉलर वाले श्रमिक होते हैं, जो अन्यों को क्या करते हैं, दूसरे लोगों को क्या करते हैं, सलाह देते हैं, काम करने के लिए निर्देश देते हैं। बिखरे हुए कार्यालय मिलेंगे आपको, बड़े बड़े कारखाने नहीं मिलेंगे, प्रयोगशाला मिलेगी। उत्पाद क्या होंगे? रोबोट यंत्र होंगे, कंप्यूटर आधारित डिजाइन होगी और रासायनिक दवाइयां होगी। तो ये विशेषकर क्या होते हैं? उच्च तकनीक उद्योग। अब इसी में एक नेक्स्ट आता है प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्षेत्र जहां पर ऐसे उद्योग, कैसे उद्योग? जो उच्च तकनीक वाले, वैज्ञानिक शोध वाले तथा ऐसे उद्योग जो होते हैं वहां पर, उनको कहते हैं प्रौद्योगिकी उद्योग। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत के अंदर अगर बेंगलोर की बात करें, कहीं पर बात करें, एक ऐसे क्षेत्र पे जहां पर उच्च तकनीक और वैज्ञानिक शोध वाले उद्योगों की बहुलता होती है, जो आत्मनिर्भरता व उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, तो उन क्षेत्रों को हम प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं? रिपीट करता हूं कि ऐसे क्षेत्र जहां पर उच्च तकनीक व वैज्ञानिक शोध वाले उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की स्थापना होती है, जो आत्मनिर्भरता और उच्च विशेषता लिए होते हैं,
ऐसे क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। याद कर लीजिएगा, पहला है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, इसको सिलिकॉन घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन घाटी। सिएटल कनाडा में है, इसको सिलिकॉन की वन कहते हैं। और भारत की सिलिकॉन वैली है, जिसे बेंगलोर, जो बेंगलोर में स्थित है, उसको भारत में सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो ये आपका द्वितीयक जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। प्राथमिक पढ़ा, द्वितीयक पढ़ा, ठीक है। तो आप चैप्टर्स को दोबारा देखिए। मैं लिखने के अलावा जो मुंह से बोल रहा हूं आपको, वर्बली बोल रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुनिए। शाम को मिलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ में। आप प्लीज अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, समय बहुत कम है, लेकिन अगर आप यूं ही पढ़ते रहे तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।